शहर के शोर से दूर एक पुराने पुश्तैनी मकान में सदानंद जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते थे। सदानंद जी ने अपनी पूरी जिंदगी डाकघर में एक साधारण क्लर्क की नौकरी करते हुए गुजार दी थी। उनका एक ही बेटा था, नितिन, जिसे उन्होंने अपनी हैसियत से बाहर जाकर बड़े कॉलेज में पढ़ाया। नितिन अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था और उसकी पत्नी तनुजा बेहद आधुनिक और लालची स्वभाव की थी। एक रविवार नितिन और तनुजा अपनी बड़ी गाड़ी लेकर घर पहुंचे। सदानंद जी को लगा कि बेटा मिलने आया है, लेकिन नितिन के हाथ में मिठाई के डब्बे की जगह वकीलों के कागजात थे। तनुजा ने घर में कदम रखते ही नाक सिकोड़ते हुए कहा, पिताजी, क्या आप अभी भी इस पुरानी हवेली के मलबे में रहना चाहते हैं? यहाँ की ज़मीन की कीमत अब करोड़ों में है। हमने शहर के नए मॉल के पास एक छोटा सा लग्जरी ओल्ड एज होम देखा है। वहाँ आपके जैसे और भी लोग होंगे। आप यहाँ साइन कर दीजिए ताकि हम इस ज़मीन पर एक रिजॉर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर सकें। सदानंद जी सन्न रह गए। बेटा, यह घर नहीं, हमारे पुरखों की यादें हैं। तुम्हारी माँ ने इस घर के आंगन में अपनी पूरी उम्र खपा दी। नितिन गुस्से से मेज़ पर हाथ मारते हुए बोला, यादों से पेट नहीं भरता। अगर आप शांति से मान गए तो ठीक, वरना मुझे पता है कि आपको कोर्ट तक कैसे घसीटना है। वैसे भी आपकी हार्ट की दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं। अगर मैंने खर्चा बंद कर दिया तो आप वैसे भी इस घर को नहीं बचा पाएंगे। उस रात सदानंद जी और पार्वती जी को बरामदे में सोफे पर सोने के लिए मजबूर किया गया। तनुजा ने रसोई पर कब्जा कर लिया और पार्वती जी से साफ कह दिया, अब आप रसोई में नहीं घुसेंगी। और हाँ, अगर आपने नितिन को भावनात्मक रूप से भड़काने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुलाकर आप दोनों पर मानसिक प्रताड़ना का केस डाल दूंगी। सदानंद जी सारी रात जागते रहे। उनकी छाती में दर्द था, लेकिन वे अपनी पत्नी की बेबसी देखकर चुप रहे। अगली सुबह सदानंद जी ने नितिन को पास बुलाया और कहा, ठीक है नितिन, तुम कागज़ ले आओ, मैं दस्तखत कर दूंगा। लेकिन गांव की उस पुरानी ज़मीन के दस्तावेज एक संदूक में हैं, जिसकी चाबी मेरे पुराने ऑफिस के कलीग दीपक के पास हैं। उसे यहाँ बुलवा लो। नितिन को लगा कि गांव वाली ज़मीन भी अब उसके हाथ लग जाएगी। उसने तुरंत दीपक को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद दीपक घर पहुंचा, लेकिन उसके साथ पुलिस के 2 अफसर भी थे। नितिन घबरा गया। दीपक चाचा, यह पुलिस क्यों? दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, नितिन, तुम्हारे पिता ने अपनी वसीयत पहले ही एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी, जिसके संरक्षक हम जैसे लोग हैं। लेकिन कल रात तुम्हारे पिता ने मुझे एक मैसेज भेजा था, जिसमें तुम्हारे और तनुजा के व्यवहार की सारी बातें दर्ज थीं। हमने पूरे घर में छिपे हुए कैमरे लगवाए थे जब तुम पिछली बार आए थे, क्योंकि सदानंद जी को तुम पर पहले से शक था। इंस्पेक्टर ने नितिन के सामने एक टैबलेट रखा, जिसमें नितिन का अपने पिता को धमकाने और तनुजा का उनकी दवाइयाँ फेंकने का वीडियो साफ साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर कड़क आवाज़ में बोला, मिस्टर नितिन, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट के तहत अपने माता पिता को उनके ही घर से निकालने और उन्हें प्रताड़ित करने के अपराध में हम आप दोनों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपकी कंपनी को भी यह वीडियो भेजा जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि उनका टॉप मैनेजर असल में कैसा इंसान है। तनुजा के चेहरे का सारा मेकअप पसीने के साथ बह गया। वह सदानंद जी के पैर पकड़कर रोने लगी। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बस नितिन के कहने पर। लेकिन सदानंद जी ने आज अपनी आंखें फेर ली।
उन्होंने पार्वती जी का हाथ थामा और कहा, पार्वती, जो औलाद हमारे आशीर्वाद को बोझ समझने लगे उसे कानून के सबक की ही जरूरत होती है। नितिन और तनुजा को पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। हवेली के बाहर खड़ा वह पुराना बरगद का पेड़ आज भी अपनी जगह अडिग था, ठीक सदानंद जी के सिद्धांतों की तरह। नितिन और तनुजा के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सदानंद जी और पार्वती जी अपनी उसी पुरानी दालान में बैठे थे जहां कल तक अपमान के तीर चल रहे थे। जेल की सलाखों के पीछे नितिन को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसकी कंपनी ने एक ईमेल भेजकर उसे नौकरी से निकाल दिया। समाज में बदनामी ऐसी हुई कि तथा कथित अमीर दोस्तों ने फोन उठाना बंद कर दिया। उधर तनुजा, जो कल तक लग्जरी के सपने देख रही थी, अब जेल की ठंडी रोटी देखकर फूट फूट कर रो रही थी। 3 महीने बाद जब सदानंद जी ने अपनी दयालुता के कारण केस वापस लिया तो नितिन और तनुजा बाहर आए, लेकिन अब उनके पास न नौकरी थी, न गाड़ी और न ही वह घमंड। एक शाम नितिन फटे हाल में पुश्तैनी मकान की दहलीज पर आकर बैठ गया। सदानंद जी ने उसे देखा पर इस बार गले नहीं लगाया। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अंदर मत आना नितिन, यह घर अब मेरा नहीं उस ट्रस्ट का है जो बेसहारा बुजुर्गों के लिए काम करता है। नितिन रो पड़ा, पिताजी, मुझे वह आलीशान फ्लैट या करोड़ों की ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरणों में जगह दे दीजिए। मैंने अपनी आँखों से वह चमकती घड़ी और झूठा रुतबा गिरते देखा है। मुझे समझ आ गया कि माँ की गोद से बड़ी कोई जन्नत नहीं। पार्वती जी का ममतामयी दिल पसीज गया, पर सदानंद जी अडिग रहे। उन्होंने एक फावड़ा और कुछ बीज नितिन के हाथ में थमाए। सदानंद जी ने कहा, अगर सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो इस बंजर पड़ी पुश्तैनी जमीन को अपने पसीने से सींचो। जब पहली फसल उगेगी और तुम अपनी कमाई से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाओगे, तब मैं मानूंगा कि मेरा बेटा वापस आ गया है। अगले 6 महीने नितिन और तनुजा ने वह काम किया जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तनुजा, जो रसोई में घुसने से कतराती थी, अब पार्वती जी के साथ मिलकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सीख रही थी। नितिन, जो कभी एयर कंडीशन दफ्तर से बाहर नहीं निकलता था, अब चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करता था। एक दिन नितिन अपनी पहली कमाई लेकर आया, सिर्फ 5,000 रुपये। उसने वह पैसे सदानंद जी के हाथों में रखे। उसकी आंखों में वह चमक थी जो करोड़ों के बोनस मिलने पर भी नहीं होती थी। सदानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने अलमारी से वही वसीयत निकाली। उन्होंने नितिन के सामने ही उन कागजों को फाड़ दिया। सदानंद जी ने कहा, बेटा, मैंने कभी वसीयत ट्रस्ट के नाम की ही नहीं थी। वह तो बस तुम्हें आईना दिखाने के लिए एक नाटक था। यह घर, यह जमीन हमेशा से तुम्हारी थी, पर मैं चाहता था कि तुम्हें यह एहसास हो कि पसीने की कमाई की एक रोटी बेईमानी के पकवानों से ज़्यादा मीठी होती है। नितिन और तनुजा ने अपने माता पिता के पैर छुए। अब उस घर में नफरत की कोई दीवार नहीं थी। सदानंद जी की वह पुरानी लाल डायरी अब फिर से भरने लगी थी, लेकिन इस बार उसमें कड़वी यादें नहीं बल्कि एक सुधरे हुए परिवार की खुशियाँ थी। नितिन और तनुजा के जीवन में अब शांति तो थी, लेकिन समाज और किस्मत अभी उनका एक आखिरी इम्तिहान लेना चाहती थी। भले ही घर के अंदर सब ठीक हो गया था, लेकिन घर के बाहर दुनिया उन्हें अब भी गुनहगार की नज़र से देखती थी। मोहल्ले के लोग उन्हें देखते ही बातें करना शुरू कर देते। तनुजा जब बाजार जाती तो दुकानदार उसे ताना देते, वही है ना जिसने अपने सास ससुर को प्रताड़ित किया था। नितिन को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी।
हर इंटरव्यू में उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और उस वायरल वीडियो की बात उठ जाती। वह टूट चुका था। एक शाम वह हार कर घर लौटा। सदानंद जी से बोला, पिताजी, मैंने मेहनत की, पसीना बहाया, पर यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। मेरी एक गलती मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। सदानंद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सम्मान कमाना कांच के बर्तन बनाने जैसा है। बहुत मेहनत लगती है, पर उसे तोड़ना बस एक पल का काम है। तुमने उसे तोड़ा है तो अब उसे जोड़ने का धैर्य भी रखो। दुनिया को शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो। सदानंद जी ने अपनी जमा पूंजी से घर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा मुफ्त शिक्षा केंद्र और मददगार केंद्र खोलने का सुझाव दिया। नितिन और तनुजा ने हार मानने के बजाय सेवा को अपना हथियार बनाया। नितिन ने शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और तनुजा ने उन बुजुर्ग महिलाओं की मदद करना शुरू की जो अकेली रहती थी। शुरू में लोगों को लगा कि यह भी कोई नया नाटक है, लेकिन जब महीनों तक यह सिलसिला जारी रहा तो लोगों का दिल पिघलने लगा। तभी एक रात शहर में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन गए। सदानंद जी के घर के पास वाली बस्ती में पानी भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। नितिन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस गंदे पानी में छलांग लगा दी। पूरी रात जाग छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपनी पीठ पर लाद कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वही तनुजा ने घर के दरवाजे सबके खोल दिए। उसने पार्वती जी के साथ मिलकर गरम खाना बनाया और सबको कंबल बांटे। अगली सुबह जब बारिश थमी तो वही लोग कल तक उन्हें कलंकी कहते थे, उनकी आंखों में करता क्या आंसू थे। बस्ती के प्रधान सदानंद जी के हाथ जोड़कर कहा, सदानंद जी, हमने आपके बेटे को गलत समझा। असलियत तो वही है जो आग में तब निखरे। आज नितिन के पास वह बड़ी कंपनी की नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके पास पूरे शहर की इज्जत थी। उसे अब स्थानीय स्कूल में नैतिक शिक्षक नियुक्त किया गया था। सदानंद जी अपने पोते को गोद में खिला रहे थे। नितिन और तनुजा उनके चरणों में बैठे थे। सदानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज यह वसीयत पूरी हुई। धन और संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन जो विरासत संस्कारों और सेवा की होती है उसे काल भी नहीं मिटा सकता। हवेली के उस पुराने आंगन में अब केवल खुशियाँ चहक रही थी और वह खोटा सिक्का पूरी तरह से खरा बना चुका था। नितिन और तनुजा की सेवा और मेहनत ने समाज में खोया हुआ सम्मान तो लौटा दिया था, लेकिन किस्मत खेल अभी बाकी थे। एक दिन घर के दरवाजे पर एक शानदार काली कार से वही विक्रम उतरा जिसने नितिन को जेल भिजवाने में अहम भूमिका निभाई थी। नितिन को लगा कि शायद पुरानी कार्रवाई होगी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर इस बार गुस्सा नहीं बल्कि एक पेशेवर चमक थी। विक्रम ने सदानंद जी के पैर छुए और फिर नितिन की ओर मुड़कर कहा, नितिन, मैंने पिछले एक साल में तुम्हें बदलते देखा है। जिस तरह तुमने बाढ़ के समय लोगों की जान बचाई और अब जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो उसने मुझे प्रभावित किया है। मेरी कंपनी एक बहुत बड़ा सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, जहां हम गरीबों के लिए सस्ते घर बनाएंगे। मुझे एक ऐसे कानूनी सलाहकार की ज़रूरत है जिसका दिमाग तेज हो, लेकिन दिल में गरीबों के लिए हमदर्दी हो। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? नितिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उसे सजा दिलाई थी वही उसे दूसरा मौका दे रहा है। सदानंद जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया।
नितिन ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह अपनी आधी तनख्वाह उन बुजुर्गों के ट्रस्ट को दान करेगा जिनके साथ कभी उसने गलत करने की कोशिश की थी। वक्त पंख लगाकर उड़ गया। 3 साल बीत चुके थे। सदानंद जी अब काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। एक सुबह उन्होंने पूरे परिवार को पास बुलाया। उनकी आवाज़ धीमी थी पर स्पष्ट। उन्होंने नितिन और तनुजा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, इंसान अपनी वसीयत में ज़मीन जायदाद लिखता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी अनुभव की पोटली सौंप रहा हूँ। याद रखना, जिस दिन तुम्हें अपने रुतबे पर दोबारा घमंड होने लगे, उस दिन अपने पुराने फटे हुए जूतों को देख लेना जो तुमने खेत में काम करते समय पहने थे। उस दोपहर सदानंद जी ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा शहर उमड़ पड़ा था। बड़े बड़े अफसरों से लेकर उस बस्ती के गरीब मजदूर तक सब रो रहे थे। सदानंद जी के जाने के बाद जब अलमारी खोली गई तो उसमें एक नया कागज़ मिला। वह वसीयत नहीं बल्कि एक पत्र था जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे नितिन, असली वसीयत वह नहीं होती जो मरने के बाद दी जाती है, बल्कि वह होती है जो जीते जी औलाद के चरित्र में उतार दी जाए। मुझे गर्व है कि मैंने मरते समय एक अमीर बेटा नहीं बल्कि एक इंसान छोड़ा है। आज वही पुरानी हवेली एक संस्कार केंद्र बन चुकी है जहाँ नितिन और तनुजा न केवल बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि भटके हुए युवाओं को रिश्तों की अहमियत समझाते हैं। तनुजा अब उस घर की असली लक्ष्मी बन चुकी थी जिसने अपनी ममता से पूरे मोहल्ले को बांध रखा था। समय बीतता गया। सदानंद जी के जाने के बाद नितिन और तनुजा ने उनके सिखाए रास्तों को ही अपना जीवन बना लिया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने यह साबित कर दिया कि सदानंद जी की संस्कारों की वसीयत केवल उनके अपने बेटे तक सीमित नहीं थी। हवेली के संस्कार केंद्र में एक शाम एक नौजवान लड़का आया। उसके कपड़े महंगे थे, हाथ में नई गाड़ी की चाबी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही नफरत और अहंकार था जो कभी नितिन की आंखों में हुआ करता था। वह लड़का अपने बूढ़े पिता को लगभग घसीटते हुए लाया था और नितिन से बोला, मैंने सुना है यहाँ आप बुजुर्गों को रखते हैं। मेरे पिता बहुत किटकिट करते हैं, इन्हें यहाँ रख लीजिए, मैं हर महीने मोटी रकम भेज दूंगा। नितिन को उस लड़के को देखकर अपना बीता हुआ कल याद आ गया। उसे अपनी वह सुनहरी घड़ी और वह घमंड याद आ गया जिसने उसे अंधा कर दिया था। नितिन उस लड़के के पास गया और बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने उसे वह कमरा दिखाया जहां सदानंद जी की पुरानी तस्वीरें और उनके फटे हुए पुराने जूते आज भी एक कांच के बक्से में रखे थे। नितिन ने अपनी कहानी उस लड़के को सुनाई, कैसे उसने अपने माता पिता को तड़पाया था और कैसे उसे जेल की हवा खानी पड़ी थी। नितिन ने शांत स्वर में कहा, बेटा, आज तुम इन्हें कहाँ छोड़ जाओगे? कल तुम्हारा बेटा तुम्हें कहीं और छोड़ जाएगा। यह जो गाड़ी की चाबी तुम्हारे हाथ में है ना, यह तुम्हारे पिता के आशीर्वाद की नींव पर टिकी है। जिस दिन यह नींव हिलेगी तुम्हारा महल ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। वह लड़का पहले तो भड़का, लेकिन जब उसने तनुजा को देखा जो बड़ी ममता से उन बुजुर्ग पिता को पानी पिला रही थी और उनके पैर छू रही थी, तो उसका पत्थर जैसा दिल पिघलने लगा। उस लड़के ने अपने पिता के हाथ पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने नितिन से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अनर्थ करने जा रहा था।
उस दिन नितिन को एहसास हुआ कि सदानंद जी ने उसे केवल एक अच्छा इंसान नहीं बनाया था, बल्कि उसे एक ऐसा दीपक बना दिया था जो अब दूसरों के जीवन का अंधेरा दूर कर रहा था। आज सदानंद जी की हवेली के आंगन में एक पत्थर लगा है जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, संपत्ति वह नहीं जो हम पीछे छोड़ जाते हैं, संपत्ति वह है जो हम दूसरों के दिलों में बोकर जाते हैं। नितिन और तनुजा अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनके पास अकेलापन नहीं है। उनके पास उन सैकड़ों बच्चों और बुजुर्गों का प्यार है जो उन्हें अपना मानते हैं। सदानंद जी की वह खोटी वसीयत आज समाज की सबसे खरी सच्चाई बन चुकी थी। नितिन और तनुजा की उम्र ढलने लगी थी, लेकिन सदानंद जी की विरासत अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुकी थी। अब बारी थी उनकी अगली पीढ़ी की। नितिन के बेटे आर्य की, जो विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। आर्य जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके माता पिता अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर दूसरों की सेवा में लगे हैं। उसे यह सब पुराने ख्यालात लगने लगे। उसने एक दिन मेज पर हाथ मारते हुए कहा, पिताजी, हम इस हवेली को एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल या किसी बड़े बिजनेस सेंटर में बदल सकते हैं। यह सेवा भाव हमें आर्थिक रूप से पीछे ढकेल रहा है। नितिन मुस्कुराया। उसे लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसने आर्य से बहस नहीं की, बस उसे एक पुराने संदूक के पास ले गया और उसे एक चाबी दी। आर्य ने संदूक खोला। उसमें सदानंद जी की वह पुरानी लाल डायरी, नितिन की वह पुरानी हथकड़ी और एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था। घड़े में कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि उस खेत की मिट्टी थी जहां नितिन ने अपनी पहली कमाई के लिए पसीना बहाया था। नितिन ने शांत स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम इसे बिजनेस सेंटर बनाना चाहते हो तो शौक से बनाओ, लेकिन उससे पहले इस डायरी के हर पन्ने को और इस मिट्टी की गंध को समझना होगा। यह सिर्फ मिट्टी नहीं, तुम्हारे पिता के प्रायश्चित और तुम्हारे दादा के संस्कारों की गवाह है। तभी हवेली के बाहर एक बहुत बड़ी सरकारी गाड़ी रुकी। राज्य के मुख्यमंत्री वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने अचानक गाड़ी रुकवाई। वे सीधे अंदर आए और नितिन के पैर छुए। आर्य यह देखकर दंग रह गया। मुख्यमंत्री ने आर्य की ओर देखते हुए कहा, बेटा, आज से 15 साल पहले जब मैं एक साधारण छात्र था और मेरे पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब तुम्हारे माता पिता ने अपनी वसीयत बेचकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझसे बस एक वादा लिया था कि मैं कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलूंगा। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसी संस्कार केंद्र की वजह से हूँ। आर्य की आंखों से अहंकार का पर्दा गिर गया। उसे समझ आया कि जो बिजनेस वह करना चाहता था उससे केवल बैंक बैलेंस बढ़ता है, लेकिन जो पूंजी उसके पिता ने कमाई थी उससे पीढ़ियां संवर रही थी। आर्य ने उसी मिट्टी को अपने माथे से लगाया और फैसला किया कि वह विदेश वापस नहीं जाएगा। उसने अपनी तकनीकी शिक्षा का उपयोग करके उस संस्कार केंद्र को डिजिटल बनाया ताकि दुनिया भर के लोग रिश्तों और ईमानदारी का पाठ सीख सकें। सूरज ढल रहा था। हवेली के आंगन में नितिन, तनुजा और आर्य साथ बैठे थे। दूर से बच्चों की प्रार्थना की आवाज़ आ रही थी। सदानंद जी की तस्वीर पर टंगी माला से एक फूल गिरा, मानो वे स्वर्ग से अपना आशीर्वाद दे रहे हों। वसीयत अब कागजों से निकलकर रूह में बस चुकी थी। खोटा सिक्का अब एक ऐसी मुद्रा बन चुका था जिसकी कीमत कभी कम नहीं होने वाली थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।